गुड आफ्टरनून। तो फिर आज हम अपना बायोलॉजी का एनडीए बायोलॉजी का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल डीएनए का पढ़ लिया था, डीएनए और आरएनए का हमने बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया था। तो मैंने बताया था जो डीएनए होता है और जो आरएनए होता है उन दोनों में चार नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। जो डीएनए होता है उसमें क्या क्या होते हैं, उसमें होता है ATGC, ठीक है, ये डीएनए में नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। और जो आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं उनके नाम है AUGC, यानी कि डीएनए में T होता है, आरएनए में T की जगह U आ जाता है। ये बताया था कल। और फिर बताया था बेस पेयरिंग कैसे होती है। तो बेस पेयरिंग कैसे होती है, जो A होता है वो हमेशा T के साथ में डबल बॉन्ड बनाता है, आरएनए में T नहीं होता। हाँ, और G के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बनाता है C। ये डीएनए के केस में है। ये किस में है, डीएनए में। और आरएनए में क्या होता है, A के साथ डबल बॉन्ड बनाता है U और G के साथ डबल बॉन्ड बनाता है C। सर आरएनए में सर T नहीं होता। अच्छा, AUGC, ठीक है। तो ये इतना हमने कल पढ़ लिया था। और हमने ये भी बताया था डीएनए की डिस्कवरी किसने की थी, डीएनए की डिस्कवरी किसने की थी, फ्रेडरिक मिशर ने। और डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। तो ये दो आपको चीज़ें याद रखनी है, दोनों में डिफरेंस है। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल डॉगमा। तो एक हेडिंग आती है सेंट्रल डॉगमा, ये एनडीए में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसी डीएनए में पढ़ते हैं हम सेंट्रल डॉगमा। और मैंने बताया था कि डीएनए बनता कैसे है, ठीक है। सेंट्रल डॉगमा, सेंट्रल डॉगमा। तो एक्चुअली ये क्या होता है, सेंट्रल डॉगमा एक रिप्रेजेंटेशन होता है कैसे डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। समझ में आया। तो ये इसको हम बोल देते हैं सेंट्रल डॉगमा। और इसको सबसे पहले बताया था, किसने बताया था, क्रिक साइंटिस्ट जो थे, क्रिक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले सेंट्रल डॉगमा बताया। जब इन्होंने इसको बताया तो उन्होंने इसमें 2-3 बातें बताई। तो मैं एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना दे रहा हूं। तो उन्होंने बताया डीएनए से जब आरएनए बनता है, ठीक है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है। और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, ठीक है। डीएनए से आरएनए और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ये सेंट्रल डॉगमा में किसने बताया था, क्रिक ने बताया था, ठीक है। किसने बताया था, क्रिक ने। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ठीक है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये किसने बनाया था, क्रिक ने बताया था। अब उन्होंने बताया था जो डीएनए से जब आरएनए बनता है, ठीक है, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोल देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। तो एनडीए में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एनडीए में क्वेश्चन पूछेगा नेम द प्रोसेस बाय विच डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू आरएनए। तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है जिसके थ्रू डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है। तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और जब आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोल देते हैं, ट्रांसलेशन। तो एनडीए में क्वेश्चन इन दोनों से बनता है, ठीक है। तो वो पूछेंगे कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, या आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनता है, और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो वो ट्रांसलेशन के थ्रू बनता है। तो ये 2 प्रोसेसेस के नाम है, और इस पूरे सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं जो क्रिक ने बताया था, ठीक है। अब उसमें इन्होंने एक चीज और बताई। उन्होंने ये तो बता दिया डीएनए से आरएनए की बनने की प्रोसेस को हम बोल देते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डीएनए से आरएनए की बनने की प्रोसेस को हम बोल देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन उन्होंने फिर इसमें एक और बताया, जब यही आरएनए जो है, जब ये डीएनए में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोल देते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आया यहां तक, इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो अब इसको समझते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब एक बात देखना, 2 बातें हैं यहां पे, एक ये और एक ये। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को क्या है, ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हैं।
लेकिन अब उल्टा कर दिया हमने, पहले हम डीएनए से आरएनए बना रहे थे, अब हम क्या बना रहे हैं, आरएनए से डीएनए, तो रिवर्स होगी प्रोसेस, तो इसीलिए इसका नाम कर दिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम कर दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स माने उल्टा, उल्टा ट्रांसक्रिप्शन। होना कैसे चाहिए था, डीएनए से आरएनए बनना चाहिए था, तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे डीएनए से आरएनए बनना है, इसीलिए इसको बोल देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये बताया सेंट्रल डॉगमा में क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो इतना प्रोसेस था सेंट्रल डॉगमा में, इतना ही है इसमें। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं एंजाइम प्रेजेंट इन डीएनए। ठीक है, एंजाइम प्रेजेंट इन डीएनए। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लो, एंजाइम, एंजाइम ऑफ डीएनए। ठीक है, एंजाइम ऑफ डीएनए करके हेडिंग डालो। ठीक है, एंजाइम इन डीएनए या एंजाइम ऑफ डीएनए। ठीक है, तो टोटल 3 एंजाइम इसमें आपके आते हैं। कितने एंजाइम, 3 एंजाइम। एंजाइम तो जाते हो क्या होते हैं, एंजाइम वो सब्सटेंस होते हैं, वो केमिकल होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, उसके रेट को या उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, उनको हम एंजाइम्स बोलते हैं। तो अब जो डीएनए होता है, यहाँ पे भी कुछ एंजाइम्स का यूजफुलनेस होता है, कुछ एंजाइम होते हैं। तो बेसिकली 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तीनों के पहले मैं नाम लिख देता हूँ, फिर बताऊंगा क्या होता है। सबसे पहला होता है डीएनए हेलिकेस। ठीक है, डीएनए हेलिकेस। ठीक है, या इसको आप एक नाम से और बोल देते हैं हेलिकेस एंजाइम। चाहे आप डीएनए हेलिकेस बोल दो या फिर आप बोल दो हेलिकेस एंजाइम। ठीक है, हेलिकेस एंजाइम पहला एंजाइम ये है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसका नाम हेलिकेस पड़ा है इसके फंक्शन की वजह से, कहाँ पर ये एक्ट करता है। दूसरा एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये एंजाइम के नेम है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनडीए में यहाँ से क्वेश्चन आता है। और थर्ड जो एंजाइम इसमें यूज होता है उसको हम बोलते हैं लाइगेसेस। क्या बोल देते हैं, लाइगेसेस। तो ये 3 एंजाइम होते हैं जो डीएनए में एक्ट करते हैं, डीएनए पर फंक्शन करते हैं। अब तीनों का फंक्शन अलग अलग है। क्या है, तीनों का फंक्शन अलग अलग है। डीएनए हेलिकेस का स्ट्रक्चर, डीएनए हेलिकेस का फंक्शन क्या है, इससे बताने से पहले आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम डीएनए का स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा? तो क्या होता है, कभी कभार क्या है, हमें डीएनए को प्रोसेस करना होता है। अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, तो कोरोना वायरस में एक्चुअली हम आरटीपीसीआर टेक्निक यूज़ करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा आरटीपीसीआर। तो आरटीपीसीआर में हम जेनेटिक डीएनए और आरएनए के साथ ही हम छेड़छाड़ करते हैं। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें वायरस जो होता है उसका जेनेटिक मटेरियल देखना होता है। तो जब भी हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल या डीएनए देखना होता है या हमें डीएनए की स्टडी करनी होती है, तो हम इन 3 एंजाइम्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी क्या है, डीएनए बहुत छोटा है, ठीक है ना। और उस दिन आप लोग पूछ भी रहे थे मेरे से एक क्वेश्चन, क्या हम एक डीएनए को दूसरे डीएनए को कंबाइन कर सकते हैं? आप लोगों ने पूछा था कि नहीं पूछा था? क्या हम, जैसे हमारे पास 2 डीएनए हैं तो उन 2 डीएनए को हम कंबाइन कर सकते हैं? हाँ, कंबाइन कर सकते हैं। उस कॉम्बिनेशन में हमें ये 3 एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे मान लो मेरे पास एक ये डीएनए है और दूसरा ये डीएनए है, ठीक है, दूसरा ये डीएनए है। अब मुझे इन दोनों डीएनए को कंबाइन करके एक नया डीएनए बनाना है। दोनों डीएनए को कंबाइन करके एक नया डीएनए बनाना है, मतलब मुझे कुछ अलग चाहिए, नया कैरेक्टर चाहिए। तो अब डीएनए को कंबाइन करना तो बहुत मुश्किल है। ऐसे तो हम गए, ऐसा तो है नहीं कि हम जाएं और डीएनए को पकड़ा और मिक्स कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। डीएनए बहुत छोटा होता है, हमें दिखता भी नहीं है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो इसको करने के लिए हमें एंजाइम्स का नीड पड़ता है। किसका नीड पड़ता है? एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन से एंजाइम? डीएनए हेलिकेस या हेलिकेस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या लाइगेज एंजाइम। अब इन तीनों की ज़रूरत पड़ती है। तो कैसे करते हैं ये काम, वो बताते हैं। तो सबसे पहले क्या है, डीएनए आपका ऐसा है, अभी आप इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या है, हमें इसको खोलना पड़ेगा। डीएनए को क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा। जैसे आप एक बॉटल है, बॉटल में आपने पानी भर दिया और अगर आपको फिर से दोबारा उसमें पानी भरना है तो आप क्या करते हो? बोतल को ओपन करते हो कि नहीं करते हो? ऐसा तो नहीं बंद बोतल में पानी भर दोगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो हमें क्या है, उस बोतल को ओपन करना होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, अब हमें इस डीएनए को इस डीएनए के साथ में अटैच करना है। तो सबसे पहले हमें क्या है, इन दोनों डीएनए को ओपन करना होगा। ओपन करने का मतलब क्या है, ये अभी ट्विस्टेड है, इस तरीके से बंधे हुए हैं, तो हमें इनको खोलना पड़ेगा, इस तरीके से रीट्विस्ट करना पड़ेगा। ठीक है,
तो डीएनए के हेलिकेज का काम ही यही होता है। डीएनए हेलिकेज का क्या काम होता है? इट कैन अनफोल्ड द डीएनए। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है? अनफोल्ड द डीएनए स्ट्रैंड। तो डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं उनको अनफोल्ड कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है? उनको अनफोल्ड कर देता है। अनफोल्ड मतलब अभी ये फोल्डेड है, स्पाइरल फॉर्म में अरेंज है इस तरीके से। अब हमें इसको दूसरे डीएनए के साथ में अटैच करना है तो हमें इसे खोलना पड़ेगा। तो कौन खोलता है? हेलिकेज खोलता है। ठीक है, तो हेलिकेज क्या करता है? उसको अनफोल्ड कर देता है। तो डीएनए हेलिकेज या हेलिकेज एंजाइम का फंक्शन है अनफोल्ड द डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए स्ट्रैंड को अनफोल्ड कर देता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मेन काम होता है कट द डीएनए इनटू पीसेस। ठीक है, इनटू पीसेस, कट द डीएनए इनटू पीसेस। अब इसको कैसे समझते हैं? इसको ऐसे समझते हैं, तो जैसे मान लो मैंने फिर ये यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये मेरे पास डीएनए है। ठीक है, इस तरीके से। स्ट्रैंड मतलब ये जो धागे होते हैं इनको हम स्ट्रैंड बोल देते हैं। और मेरे पास एक ये डीएनए है। ठीक है, एक ये डीएनए है। अभी मुझे क्या करना है? सबसे पहले इसको इसके साथ अटैच करना था, तो सबसे पहले मैंने इसको खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, अनफोल्ड करना पड़ेगा। तो इसको अनफोल्ड किया हेलिकेज एंजाइम से। फिर आता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये क्या करता है? फोल्ड होने के बाद, अनफोल्ड होने के बाद डीएनए को कट करता है। कट करने का मतलब क्या है? अब जैसे मानो ये डीएनए है इतना बड़ा, अब मुझे इसका इतना हिस्सा निकालना है और इतने हिस्सों को इसके साथ में अटैच करना है। ठीक है, तो अटैच कैसे करेंगे? ऐसा तो है नहीं हमने यहाँ से निकाला और इसको भी चिपका दिया, ऐसा तो होगा नहीं, हो नहीं सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से इसको काटना पड़ेगा, डीएनए को काटना पड़ेगा, दोनों डीएनए को काटना पड़ेगा और इसको इसके साथ में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो डीएनए काटने का जो काम होता है, कट द डीएनए इनटू पीसेस, वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का होता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आता है, वो डीएनए को पार्ट्स में कट कर देता है, इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर देता है, इस तरीके से कट करता है। तो ये कौन काम करता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो सर ये तीनों जो एंजाइम्स हैं हम लोगों को आर्टिफिशियली नहीं, हाँ हमें देने पड़ते हैं बाहर से। हाँ, हमें बाहर से देने पड़ते हैं, अपने आप नहीं होता है। ठीक है, हम बाहर से प्रोवाइड कराते हैं एंजाइम। ये हमारी सेल की डीएनए में नहीं, पहले से मौजूद नहीं होते हैं, हमारे अंदर भी होते हैं, लेकिन हम बाहर से भी आर्टिफिशियली भी डालते हैं। उसका प्रोसेस बहुत बड़ा होता है। ठीक है, समझ में आया? एक्चुअली जो एंजाइम होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाले जाते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाले जाते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का करता है, डीएनए को कट कर देता है। उसके बाद थर्ड एंजाइम आता है लाइगेज। लाइगेज का मेन फंक्शन होता है जॉइन द पीसेस ऑफ डीएनए। तो लाइगेज को आप लिख लेना, लाइगेज का फंक्शन है जॉइन द पीसेस ऑफ डीएनए, यानी कि जो डीएनए को हमने कट कर दिया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से, अब हमें उसे जॉइन भी तो करना है, तभी तो हमें नया डीएनए बनाना है। हमने क्या किया था? डीएनए लिया था, डीएनए को हमने कट किया था। ठीक है, हमने डीएनए लिया था, ठीक है, इस तरीके से। ये एक डीएनए हो गया, प्लस ये दूसरा डीएनए हो गया। ठीक है, अब पहले हमने क्या किया था? हमने इस डीएनए को कट कर दिया था इतने हिस्से में। अब जो कट पीसेस ऑफ डीएनए हैं, तो एक नया डीएनए हमें इसको इसके साथ में अटैच करना था। तो सबसे पहले हमने इसे अनफोल्ड कर दिया, खोल दिया। खोलने के बाद हमने इसे पीसेस में कट कर दिया। अब जो टूटा हुआ पीस है, अब जैसे मान लो ये वाला पीस है, इस वाले पीस को मुझे इसके साथ में लगाना पड़ेगा। तो कोई गोंद होता है ना, गम होगा, कोई केमिकल बॉन्डिंग होगी जो उसको जोड़ेगी। आप दो चीज़ को कैसे जोड़ते हो? बॉन्ड से जोड़ते हो। ठीक है ना? तो वैसे ही क्या है, अब इस पीस को जो हमने निकाला है काट के, उसको मुझे इस वाले डीएनए के साथ में लगाना है। तो लगाने का काम कौन करता है? लगाने का काम करता है लाइगेज एंजाइम। तो लाइगेज एंजाइम वो एंजाइम होता है जो क्या करता है, जो डीएनए के जो कट पीस है, ठीक है, उनको जोड़ देता है। ठीक है, तो जॉइन द पीस ऑफ डीएनए टू फॉर्म न्यू डीएनए। ठीक है, टू फॉर्म न्यू डीएनए। तो क्या हुआ यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये डीएनए था, ये इतना हिस्सा यहाँ से काट के निकाला, और इतना हिस्सा काट के निकालने के बाद मैंने क्या किया, इसको इसमें इधर लगा दिया इस तरीके से। तो अभी जो मेरा ये डीएनए बना, ये क्या बना? न्यू डीएनए बन गया। ठीक है, जो मुझे चाहिए था। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है, तीन एंजाइम काम करते हैं। ठीक
ठीक है, तो इस तरीके से हम नया डीएनए बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं? 3 एंजाइम की हेल्प से। हेलिकेज एंजाइम होता है जो सबसे पहले डीएनए को खोल देता है, दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर देता है। दोनों स्ट्रैंड को अलग करने के बाद दूसरा एंजाइम आता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस, जो उस खोले हुए एंजाइम को पीसेस में कट कर देता है। और पीसेस में कट करने के बाद लाइगेज एंजाइम जो होता है उन पीसेस को जोड़ता है, जिससे कि एक नया डीएनए बनता है। ठीक है, तो ये 3 एंजाइम होते हैं जो डीएनए की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, यानी कि नया डीएनए बनाने में हेल्प करते हैं। कल जो आप सर कह रहे थे कि फॉर्मेशन ऑफ डीएनए का भी अगला टॉपिक होगा, वो हाँ यही है, हम नया डीएनए कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनता है। ये 3 एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये 3 एंजाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनडीए में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इससे। ठीक है, तो लिखा होगा विच एंजाइम हेल्प इन द कटिंग ऑफ डीएनए, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपसे उसमें से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को टिक करना होगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। बायोलॉजी में ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आते डीपली, सुपरफिशियल क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। तो आपको इतना डीपली नहीं जाना है, सिर्फ ऊपर ऊपर, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो ये तो अभी हम पढ़ रहे थे डीएनए के बारे में, ये डीएनए के बारे में इतना ही है आपके में। तो हमने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा, फिर हमने देखा डीएनए की डिस्कवरी किसने की, हेलिकल मॉडल डीएनए किसने दिया, डीएनए में क्या क्या होता है, कितने नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, कैसे उनमें बॉन्डिंग होती है, कैसे डीएनए का फॉर्मेशन होता है, नए डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, इस डीएनए को हम बोल देते हैं, जो नया डीएनए बनता है, अब ये नया डीएनए बना, इस डीएनए को हम बोल देंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो ये नया डीएनए बनता है, इसको हम बोल देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब कंबाइन करके इस डीएनए को बनाया गया है। कंबाइन करके तो बनाया है, कुछ हिस्सा इस वाले डीएनए का, कुछ हिस्सा इस वाले डीएनए का कंबाइन करके नया डीएनए बनाया। तो इस डीएनए को हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, लिख लेना इसको। तो ये पूरा डीएनए का प्रोसेस है, कि डीएनए में आपके में इतना था। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है वो आता है जीन। नेक्स्ट टॉपिक है जीन, GENE। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जीन। आप लोगों ने कभी सुना है जीन? जीन क्या होता है? जीन बता। जो सर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक कैरेक्टर्स लेके जाते हैं, हाँ वही जीन होता है। यानी कि जो भी हम कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स से लेते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं? जीन्स के थ्रू जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम जीन की बात करें तो इसको हम क्या बोल लेते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, ये जीन होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, यानी कि जो जीन्स होते हैं ये कुछ नहीं होते, ये डीएनए के ही बने होते हैं। किसके बने होते हैं? डीएनए के। ये कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं होता, अलग से प्रेजेंट नहीं होता, ये डीएनए के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं जीन्स बोलते हैं। और ये वही जीन्स होते हैं जो किसी भी कैरेक्टर को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में लेके जाता है। यानी कि जब पेरेंट्स से कोई बच्चा आता है तो जो कैरेक्टर पेरेंट्स के होते हैं वही कैरेक्टर बच्चे में भी दिखते हैं। अगर जैसे मान लो पेरेंट की हाइट छोटी है तो बच्चों की हाइट भी, दोनों में से किसी एक पेरेंट की हाइट छोटी होगी, पेरेंट की हाइट छोटी है तो चांसेस होता है कि जो बच्चा होगा, आने वाला बच्चा जो होगा, उसकी भी हाइट छोटी हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हाइट वाला कैरेक्टर है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है। और कैसे ट्रांसफ़र होता है? विद द हेल्प ऑफ जीन्स। ठीक है, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो जीन्स के ऊपर ही होते हैं। और ये जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए के ऊपर। सर ये जो डेफिनेशन में इसके में हेरिडिटी कैरेक्टर्स बताते हैं। हाँ, हेरिडिटी कैरेक्टर्स का मतलब होता है जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हेयर कलर है, पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हुआ तो उसको बोलेंगे हेरिडिटी कैरेक्टर। एक होते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर, एक होते हैं नॉन हेरिडिटी कैरेक्टर। दो नॉन हेरिडिटी वो होते हैं जो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो नॉन हेरिडिटी कैरेक्टर होते हैं। और हेरिडिटी कैरेक्टर हैं सर एग्जांपल मिल सकते हैं किसके? हेरिडिटी कैरेक्टर तो वही हो जाते हैं जैसे फेस कलर है, हेयर कलर है। ठीक है ना। नॉन हेरिडिटी कैरेक्टर अगर हम बताएं तो डिसीज़, बीमारियां। तो बीमारी जो होती है, कुछ बीमारियां होती हैं जैसे अनुवांशिक बीमारियां होती हैं वो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है, लेकिन कुछ बीमारी ऐसी भी होती हैं जो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र नहीं होती, वो अपने लाइफ टाइम में हम ग्रैप्स करते हैं। ठीक है। इंटेलिजेंस, बुद्धि हम पेरेंट्स से नहीं मिलती,
कभी कभार एक्सेप्शन आ जाता है, लेकिन नॉर्मली जनरल केस में ये देखा गया है कभी कभार पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते और उनके बच्चे IAS PCS ऑफिसर होते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो हम ये कह सकते हैं इस बेसिस पे कि जो इंटेलिजेंस होता है वो नॉन हेरिडिटी में आता है। ऐसे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जीन्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ DNA होते हैं, और यही जीन्स जो होते हैं वो किसी भी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। इसको हम एक नाम से और बोल देते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस या यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, इन नाम से भी हम जानते हैं। तो NDA में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, तो आप लोग क्या लिख के आओगे? किलोग्राम, ग्राम, ये मत लिख के आना, वहाँ पे ये सारे ऑप्शन होंगे। एक तरफ लिखा होगा जीन, ग्राम, किलोग्राम, ऐसे करके ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको किस पर टिक करना है? जीन पर। तो जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस या यूनिट ऑफ हेरिडिटी, और ये क्या करता है? हमेशा ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। इसके बाद आता है क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट आता है क्रोमोसोम। ये तीन चीज़ें बहुत परेशान करती हैं बच्चों को, DNA, जीन और क्रोमोसोम। ये तीनों चीज़ें आपस में रिलेटेड और ये कोई अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक ही स्ट्रक्चर है। तो जो DNA होता है, जब वैसे DNA जो होता है स्फेरिकल, वो हेलिकल शेप में होता है, हेलिकल शेप में होता है, और ये किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। और जो क्रोमोसोम होता है ये एक्चुअली DNA से ही बनता है। जीन्स जो होते हैं वो DNA के ऊपर होते हैं, और जब ये DNA जो होता है वो जो बहुत ज़्यादा कॉइल हो जाता है, जैसे मान लो ये DNA है, अभी तो ये इतना ही DNA है, मेरे पास डायग्राम है, मैं डायग्राम दिखा नहीं पाया आप लोगों को। DNA है तो इतना तो DNA होता नहीं है, बहुत लंबा DNA होता है। जब ये DNA बहुत लंबा होता है और ये आपस में कॉइल हो जाता है, ऐसे गुड़ी मुड़ी हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है, तो ये एक स्ट्रक्चर बनाता है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं क्रोमोसोम्स। क्या बोल देते हैं? क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स कुछ नहीं है, जब DNA जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉइल्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसको स्पायरली कॉइल्ड हो जाता है, आपस में इस तरीके से बंध जाता है, तो वो इस तरीके से एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम बोल देते हैं क्रोमोसोम। और इसी क्रोमोसोम के ऊपर आपके जीन्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, तो ये क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं एलोसोम, ठीक है, कभी नाम सुना है एलोसोम का? एलोसोम। और एक को हम बोल देते हैं ऑटोसोम्स। एलोसोम और ऑटोसोम, ठीक है। लिखना है तो लिख लो, फिर मैं एलोसोम और ऑटोसोम के बारे में बताता हूँ अभी। क्रोमोसोम की सर को बता दो सर। किसकी? क्रोमोसोम इज ऑल्सो यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये सब इनहेरिटेंस में काम करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्रोमोसोम में लिखना है तो लिख लेना हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ DNA इज नोन एज क्रोमोसोम, ठीक है। जब DNA बहुत ज़्यादा कॉइल्ड हो जाता है तो उसको हम क्रोमोसोम बोल देते हैं। एक्चुअली डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है NDA में कभी, फिर भी सर समझ में याद हाँ, याद रखने के लिए पॉइंट्स पकड़ा करो, पॉइंट्स पकड़ने चाहिए आप लोगों को हमेशा, ठीक है। हमेशा क्या पकड़ना चाहिए? पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट है। जैसे डेफिनेशन है, डेफिनेशन से क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेशन नहीं आएगी। अब देखो जैसे ये डेफिनेशन थी ना, तो इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज, बन गया जीन। इस तरीके से बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। अब हम देखते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। तो मैंने बताया क्रोमोसोम दो टाइप्स के होते हैं, एलोसोम्स और ऑटोसोम्स, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं एलोसोम और ऑटोसोम के बारे में। तो एक तरफ मैं एलोसोम लिखूंगा, तो एक तरफ एलोसोम लिख लेना, दोनों में कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ लिख लेना ऑटोसोम। एलोसोम और ऑटोसोम दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? कोई बताएगा ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? कभी सुना है? 23 नहीं, थोड़ा सही बोला है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स बोलते हैं। तो अगर हम एक ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी में
23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है, इसका मतलब क्या है 46, 23 23 46। ठीक है, 46 क्रोमोजोम होते हैं और उसको कभी कभी हम 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम भी आप बोल सकते हो। 23 पेयर का मतलब 2 पेयर में रहते हैं, 23 2 पेयर में। ठीक है, तो इतने क्रोमोजोम होते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, 46 क्रोमोजोम। हाँ, अब ये 46 क्रोमोजोम होते हैं, इसमें से कुछ क्रोमोजोम एलोजोम्स होते हैं और कुछ क्रोमोजोम्स ऑटोजोम्स होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब में क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होंगे, सभी में ऑटोजोम्स प्रेजेंट होते हैं, सभी में एलोजोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन नंबर अलग अलग होता है। अब जैसे हमारे पास 46 क्रोमोजोम होते हैं हमारे एक सेल के अंदर, एक सेल में 46 क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, अब ये 46 क्रोमोजोम में से 2 तरीके के क्रोमोजोम्स होते हैं, एक तरीके के होते हैं एलोजोम्स और एक होते हैं ऑटोजोम्स। अब कितनों को हम ऑटोजोम्स बोलते हैं और कितनों को एलोजोम्स बोलते हैं तो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अगर हम एलोजोम्स की बात करें, ठीक है, तो एलोजोम्स जो होते हैं इनको हम दूसरे नाम से बोल देते हैं सेक्स क्रोमोजोम। क्या बोल देते हैं? सेक्स क्रोमोजोम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो ये डिसाइड करता है कौन मेल होगा कौन फीमेल होगा, एक्स वाई वाला कॉन्सेप्ट लगता है, समझ गए? तो ये वो क्रोमोजोम है। बायोलॉजी में सेक्स का मतलब होता है मेल एंड फीमेल। ठीक है, मेल एंड फीमेल मतलब होता है। तो अगर हम एलोजोम्स की बात करें तो 46 में से टोटल 2 पेयर जो क्रोमोजोम होते हैं वो एलोजोम्स होते हैं। ठीक है, 2 पेयर जो होते हैं वो एलोजोम्स होते हैं, पेयर नहीं, सॉरी, 2 क्रोमोजोम्स। ठीक है, 2 क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो एलोजोम्स क्रोमोजोम्स होते हैं। इसका मतलब क्या है? ये 2 क्रोमोजोम्स ही डिसाइड करते हैं कि जो आने वाली जनरेशन है वो मेल होगी या वो फीमेल होगी, यही क्रोमोजोम्स डिसाइड करते हैं। ऑटोजोम्स का इसमें कोई रोल नहीं है। यानी कि 46 में से सिर्फ 2 क्रोमोजोम डिसाइड करते हैं कि जो आने वाली जनरेशन है वो मेल है या जो फीमेल है, और बाकी के 44 क्रोमोजोम्स, 44 क्रोमोजोम क्या होते हैं? ऑटोजोम्स होते हैं। हाँ, सिर्फ 2 क्रोमोजोम होते हैं जो सिर्फ 2 ही क्रोमोजोम मिलकर डिसाइड करते हैं कौन मेल है कौन फीमेल। वही वाले एलोजोम होते हैं। हाँ, सिर्फ वही एलोजोम्स होते हैं। बाकी के जो 44 होते हैं वो ऑटोजोम्स होते हैं। ठीक है, बाकी जो 44 होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोजोम्स होते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ये एलोजोम्स और ये ऑटोजोम्स के बारे में समझ में आया सभी को? ठीक है, अब एलोजोम्स क्या होते हैं? ठीक है, तो एलोजोम्स जो होते हैं इसमें 2 तरीके के क्रोमोजोम होते हैं। कौन से 2 तरीके के क्रोमोजोम्स होते हैं? एक होता है एक्स क्रोमोजोम, ठीक है, और एक होता है वाई क्रोमोजोम। ये 2 क्रोमोजोम होते हैं जिनको हम बोल देते हैं एलोजोम्स। ठीक है, और यही दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कौन मेल होगा कौन फीमेल होगा। कैसे डिसाइड करते हैं? एक्स एक्स से बॉय, एक्स एक्स से गर्ल, हाँ, और एक्स वाई से बॉय। तो अगर अब हमने बताया है आपको क्रोमोजोम्स हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अगर आप ये सोचो कि पेयर क्रोमोजोम सिर्फ एक क्रोमोजोम प्रेजेंट हो सेल के अंदर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्रोमोजोम हमेशा पेयर्स में होते हैं, याद रखना। क्रोमोजोम हो चाहे जीन्स हो, ये हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर भी, यानी कि हमेशा 2 नंबर में रहेंगे, यानी कि एक पेयर बनाएंगे वो। तो सर जैसे सर 44 पेयर्स होते हैं, 44 क्रोमोजोम्स, सो टोटल 46 होते हैं। 46, हाँ 46 है, तो एक सेल के अंदर ये पेयर में प्रेजेंट होंगे। एक सेल के अंदर 46 होंगे। 46 या फिर जो एक आध एक सेल में एक आध बाकी नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक सेल के अंदर 46। हाँ, अगर ऐसा कम ज़्यादा नहीं होता है, फिक्स नंबर होता है हमेशा। ठीक है, फिक्स नंबर होता है। ठीक है, हमेशा फिक्स नंबर। आप ऐसा नहीं है कि हैंड के सेल में 46 क्रोमोजोम है और लेग्स के सेल में 42 क्रोमोजोम है, ऐसा नहीं हो सकता, तो वो कुछ और बना देगा। ह्यूमन बॉडी की पहचान ही होती है कि उसमें 46 क्रोमोजोम होते हैं। ह्यूमन बॉडी बनती ही 46 क्रोमोजोम से है। अगर कम ज़्यादा होगा तो कुछ और बन जाएगा। ठीक है, एलियन वेलियन कुछ और जानवर बन जाएंगे। तो अभी मैं दिखाऊंगा किसमें कितने क्रोमोजोम होते हैं, क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, तो एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम ये 2 एलोजोम्स होते हैं। जैसा बताया ना, 2 होते हैं, तो एक होता है एक्स क्रोमोजोम, एक होता है वाई क्रोमोजोम। अब मेल कैसे बनता है, फीमेल कैसे बनता है? तो अगर मान लो एक्स और वाई साथ में आ जाए,
तो ये बना देगा मेल, और अगर X और X साथ में आ जाए तो ये बना देगा फीमेल। तो इस तरीके से ये मेल और फीमेल बनते हैं। ठीक है। दूसरी बात हमेशा याद रखना, कभी मत भूलना इस कॉन्सेप्ट को, कि क्रोमोसोम्स और जीन्स हमेशा पेयर में रहते हैं। अब ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 पेयर क्यों बोला जाता है? ये 46 क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये हमेशा पेयर में रहते हैं। कैसे रहते हैं? पेयर में, पेयर बना के रहते हैं। अब जैसे मान लो ये X और Y कभी अकेले नहीं मिलते, कभी अकेले नहीं होते, ये हमेशा पेयर में रहते हैं। ठीक है। अकेले कब होते हैं? गैमीट्स में। अकेले होते हैं कब होते हैं? गैमीट्स में। ठीक है। गैमीट्स जानते हो क्या होता है? नाम याद है। नाम याद है, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है। अच्छा हाँ, ठीक है ना, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। तो जो गैमीट बनते हैं उसमें सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम आता है। ठीक है, उसमें सिंगल क्रोमोसोम आता है, क्योंकि अगर उसमें सिंगल क्रोमोसोम नहीं आएगा तो उन गैमीट्स को फ्यूज करना है, तब वो जाके डबल होते हैं। ठीक है, वैसे वो सिंगल रहते, गैमीट्स हमेशा सिंगल क्रोमोसोम में रहते हैं। ठीक है। हमारी बॉडी में 2 तरीके के सेल्स होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, ऑन द बेसिस ऑफ इस वाले कॉन्सेप्ट के बेसिस में। एक होते हैं सोमाटिक सेल्स और एक होते हैं जर्म सेल्स। ठीक है। जर्म सेल्स जो रिप्रोडक्टिव सेल्स, हाँ, जो जर्म सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, और उसमें क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। ठीक है। अगर जैसे मान लो हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 46 है, तो जो जर्म सेल्स होंगे उसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि ये जर्म सेल आपस में फ्यूज करते हैं। यानी कि जो मेल जर्म सेल होता है वो फीमेल जर्म सेल के साथ फ्यूज करता है, तो उससे वो वहीं पे 46 होते हैं। अगर ये जर्म सेल 46 क्रोमोसोम लेके जाएगा तो 46 यहाँ से 46 फीमेल वाले से कितना बन जाएगा? वो ह्यूमन नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा। तो इसीलिए जो जर्म सेल्स होते हैं उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है सेल डिवीजन के टाइम पर। लेकिन जो सोमाटिक सेल्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर हमेशा सेम रहता है। चाहे जैसा मान लो ये सोमाटिक सेल है, ठीक है। अब इस सेल से दूसरा सेल बनेगा तो इसमें भी 46 होंगे, इसमें भी 46 होंगे, इसमें हाफ नहीं होता। ठीक है। तो जर्म सेल्स को छोड़कर, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को छोड़कर बाकी के जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं वो सब सोमाटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, वो सब क्या होते हैं? सोमाटिक सेल्स होते हैं, बाकी के सब जर्म सेल्स होते हैं। तो ये X और Y क्रोमोसोम होते हैं। तो जैसे मान लो XY है तो मेल बनाएगा, X है तो फीमेल बनाएगा। इस कॉन्सेप्ट से हम क्या समझ सकते हैं? इस कॉन्सेप्ट से हम ये समझ सकते हैं कि जेंडर डिसाइड करने के लिए फीमेल कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। जेंडर कौन डिसाइड करता है? मेल डिसाइड करता है। मेल के पास क्या है? XY है, फीमेल के पास दोनों क्रोमोसोम सेम है, चाहे वो ये X भेजे चाहे वो ये X भेजे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेल के पास XY क्रोमोसोम है। तो इसको कैसे समझते हैं? इसको ऐसे समझते हैं, ग्राफ के फॉर्म में। ठीक है। तो जैसे मान लो एक मेल है और एक फीमेल है, पेरेंट है, मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट। इसके पास कौन कौन से क्रोमोसोम होंगे? X, Y, और इसके पास कौन कौन से होंगे? X, Ox। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमेशा X ही प्रोड्यूस करेगी। लेकिन मेल के पास ऑप्शन है। पढ़ा था ना, इसको दोबारा बता रहा हूँ। तो मेल में ऑप्शन है 50% X, 50% Y। तो अभी क्या है? मेल के गैमीट्स बने तो 50% बन गए X वाले और 50% बन गए Y वाले, और फीमेल तो XCS बनाएगी हमेशा। तो अगर मान लो अब इनमें फ्यूजन हुआ, गैमीट्स में क्या होगा? फ्यूजन होगा। तो अगर ये वाला X इस वाले X के साथ में फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा? XX, यानी कि गर्ल बनेगी, गर्ल चाइल्ड। अब ये वाला जो Y है अगर वो X के साथ में फ्यूज कर गया XY तो क्या बन जाएगा? बॉय। तो जेंडर कौन डिसाइड कर रहा है? मेल डिसाइड कर रहा है, क्योंकि इसके पास 2 तरीके के एलोसोम्स होते हैं, X और Y। फीमेल के पास तो सेम होते हैं X और X, इसलिए जेंडर का डिसाइडिंग जो होता है वो मेल के द्वारा होता है। हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा इसी पे मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो हमेशा फीमेल्स को दोष देते थे। ठीक है ना। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है? अंडरस्टैंडिंग की, सोसाइटी प्रॉब्लम। तो हमें बताना चाहिए कि फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेल रिस्पॉन्सिबल है जेंडर डिसाइड करने के लिए, क्योंकि उसके पास 2 तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा देखे जो फीमेल को दोष दे कि बेटी पैदा कर दी, बेटी पैदा कर दी, तो उसको यहाँ लाके बैठा देना इस क्लास में, ऐसे समझाएंगे उसको। ठीक है, ये देखो ऐसे ये होता है प्रोसेस। तो इस तरीके से एलोसोम अपना वर्क करते हैं। तो ये 2 क्रोमोसोम होते हैं X और Y। अगर XX होता है तो फीमेल, XY होता है तो मेल, और इस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, समझ में आया। और अगर ये वाला X जो है वो इस वाले X के साथ होगा तब भी XX होगा, और ये वाला X इसके साथ में होगा तो XY होगा। तो 50-50% चांस होता है। हमेशा क्या होता है? 50% चांस होता है मेल और फीमेल आने का, कभी 75 या 25 नहीं होता।
हमेशा 50% चांस होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, पेरेंट्स हमेशा या गर्ल चाइल्ड को प्रोड्यूस करते हैं या हमेशा बॉय चाइल्ड को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा भी होता है। कुछ पेरेंट्स ऐसे हो जिनके गर्ल चाइल्ड ही नहीं होती, तो उनको क्या है, उनके में क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसा होता होगा कि उनमें जो मेल क्रोमोसोम है वो बन ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या वो फ्यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो डेड हो जा रहे हैं। तो ऐसा होता है कभी कभार, ठीक है। लेकिन नॉर्मल केस में 50% चांस होता है मेल या फीमेल के प्रोड्यूस होने का। तो ये कॉन्सेप्ट है एलोसोम्स का, जो 2 नंबर में होते हैं और एक्स और वाई क्रोमोसोम इनके नाम है। अब हम बात करते हैं ऑटोसोम्स की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, ऑटोसोम्स की। तो ऑटोसोम समझना बहुत ईजी है, ठीक है। कितने नंबर में होते हैं, 44 नंबर में होते हैं, ठीक है। कितने नंबर होते हैं, 44, यानी कि 22 पेयर्स में हमेशा रहेंगे, पेयर में रहेंगे हमेशा, अलग अलग नहीं रहेंगे, पेयर्स में रहेंगे, ठीक है। अब ये 44 क्रोमोसोम्स करते क्या हैं, फालतू चीज़ तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो करते होंगे। तो ये क्या डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड करते हैं बॉडी कैरेक्टर, ये डिसाइड करते हैं बॉडी कैरेक्टर। बॉडी कैरेक्टर बोले तो आपका फेस का कलर कैसा है, नोज़ का साइज़ कितना है, आइज़ का कलर क्या है, आइज़ का साइज़ कितना है, हेयर का कलर क्या है, हाइट कितनी होगी, वॉइस कैसी होगी, हमारी आवाज़ को भी कंट्रोल करता है। बोलते हैं ना, तुम्हारी आवाज़ तुम्हारे पिताजी से मिलती है, तुम्हारी आवाज़ तुम्हारी मम्मी से मिलती है, हाइट तुम्हारा इनसे मिलता है, फेस का कट कैसा है, फेस का शेप कैसा है, वो हमारे पेरेंट्स से मिलेगा। तो इतनी सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, ऑटोसोम क्रोमोसोम, जो 22 पेयर में होते हैं। तो ये कौन कंट्रोल करता है, ऑटोसोम्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट है जिसे हमें पढ़ना होता है। तो 2 तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में, एलोसोम्स जो क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम जिसे बोलते हैं, जो 2 तरीके के होते हैं, एक्स और वाई। और ऑटोसोम्स टोटल 44 नंबर होते हैं, 22 पेयर्स में होते हैं। और ये क्या कंट्रोल करते हैं, बॉडी कैरेक्टर्स को, जैसे कि हाइट, कलर, शेप, बॉडी वेट, ये सब चीज़ें। ईयर्स का शेप कैसा होगा, नोज़ का, लिप्स का शेप कैसा होगा, दाढ़ी कैसी होगी, ठीक है, वो भी, हाँ, दाढ़ी कैसी होगी, अलग अलग शेप की दाढ़ी होती है ना सबकी, तो ये भी जीन्स के द्वारा कंट्रोल होती है। स्किन कलर कैसा होगा, फेस कलर कैसा होगा, हेयर्स का कलर कैसा होगा, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, ऑटोसोम्स क्रोमोसोम। तो ये पूरा क्रोमोसोम्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे। अब मैं कुछ यहाँ पे आपको लिस्ट दूंगा, यानी कि कुछ मैं यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर लिखूंगा, तो वो आप लोग एज इट इज़ नोट करते चले जाना है। एनडीए में यहीं से पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए था कि ऑटोसोम्स क्या होते हैं, एलोसोम्स क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन अभी मैं कुछ आपको टेबल के फॉर्म में कुछ समझाऊंगा, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कितने ऑर्गेनिज्म में कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं। तो मेन ऑर्गेनिज्म मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, एनडीए में इन्हीं से आता है, ये रिपीट हुए हैं क्वेश्चन कुछ इसमें से, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्रोमोसोम नंबर इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, क्रोमोसोम नंबर्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब ऐसा तो है नहीं सारे ऑर्गेनिज्म में 46 क्रोमोसोम ही प्रेजेंट हो, ऐसा तो है नहीं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। जैसे प्लांट्स में कुछ और नंबर होगा क्रोमोसोम का, बटरफ्लाई में कुछ और होगा, हनी बी में कुछ और होगा, डॉग में कुछ और होगा, एलिफेंट में कुछ और होगा, तभी तो वो अलग अलग हैं। अगर सब में 46 होता तो सभी ह्यूमन बींग्स होते, ऐसा नहीं है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो मैं एक एक करके सबका लिखता जाऊंगा, आप एज इट इज़ नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। सभी लोग इसको नोट कर लेना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लेना, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ज़रूर, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग डाल लो, मैं नेम लिख रहा हूँ यहाँ पे, श्रिम्प। श्रिम्प एक एक्वेटिक एनिमल है जिससे हम लोग खाते हैं, ह्यूमन बींग्स खाते हैं, एक्वेटिक एनिमल होता है, इसको हम श्रिम्प बोल देते हैं। डॉग, ठीक है, काऊ, ये सब मेन एनिमल्स है नॉर्मली जो हमें देखने को मिल जाते हैं। एलिफेंट, डॉल्फिन, ठीक है, एलिफेंट हो गई, डॉल्फिन हो गया, मॉस्कीटो और ह्यूमन। ये मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि ये सब मैमल्स कैटेगरी में आते हैं। मैमल्स आप लोग जानते हो, ह्यूमन के मैमल्स, हम भी मैमल्स में ही आते हैं। जो सर अपने ऑफस्प्रिंग्स को, हाँ, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, ऑफस्प्रिंग को फीड करते हैं मिल्क में से, मेमरी ग्लैंड जैसे होते हैं, उनको मैमल्स बोलते हैं। तो ये सभी मैमल्स होते हैं, मॉस्कीटो छोड़कर। मॉस्कीटो इज़ अ इंसेक्ट, तो मॉस्कीटो नहीं है, मॉस्कीटो को छोड़कर बाकी के जो भी हैं
श्रिम्प को छोड़कर, श्रिम्प भी छोड़ दो, ये एक्वेटिक वो है, श्रिम्प को छोड़कर और मॉस्किटो को छोड़कर बाकी सब किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं। डॉल्फिन भी मैमल्स में आती है, वो भी मैमल्स में आती है। तो अभी इसके हम क्रोमोसोम नंबर देखते हैं कितने होते हैं। तो श्रिम्प की अगर हम बात करें, होता छोटा सा है लेकिन 92 क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें, 92 क्रोमोसोम्स। डॉग की बात करें 78 क्रोमोसोम्स, ठीक है। काऊ की बात करें 60 क्रोमोसोम, एलिमेंट में 56 क्रोमोसोम, डॉल्फिन में 44 क्रोमोसोम, छोटे से मच्छर में 6 क्रोमोसोम, ह्यूमन बींग्स में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो अभी आप देख के क्या पता चल रहा है आपको, क्रोमोसोम नंबर हमेशा इवन फॉर्म में होते हैं, ऑड कभी नहीं होते, नहीं तो पेयर नहीं बनेगा। तो सभी क्या है, ऑड में, इवन में है, इसलिए पेयर। अब 92 का पेयर बन जाएगा, तो हमेशा पेयर्स में रहते हैं, अलग अलग कभी नहीं रहते। तो आप कोशिश करा करो पेयर्स में बोलने के लिए। अब जैसे ह्यूमन बीइंग में 46 है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ऐसे बोला करो, 6 है तो 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 60 है तो 30 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। इस तरीके से पेयर्स में बोलने की कोशिश करा करो। तो ये तो बात हो गई एनिमल्स की, ये क्या हो गए एनिमल्स। अब प्लांट्स में देख लेते हैं कुछ ना कुछ। प्लांट्स को क्यों पीछे छोड़ दें, प्लांट्स में भी देख लेते हैं। तो प्लांट्स में कुछ देखते हैं, ठीक है, यहाँ प्लांट्स वाले देख लेते हैं। तो प्लांट्स में मेन मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी का हमें सारा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ बता दे रहा हूँ मैं, जैसे कॉटन प्लांट है, ठीक है, कॉटन प्लांट हो गया, पोटैटो हो गया, आलू, मेनली हम सब लोग आलू खाते हैं, ठीक है। पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल, मैंगो, फलों का राजा मैंगो, सबसे ज़्यादा मैंगो के बारे में पूछा जाता है। मैंगो का साइंटिफिक नेम पता है, बैगनीफेरा इंडिका, लिख लेना, ठीक है, पूछ लिया जाता है। राइस 10th में भी था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स, इसका हमें क्रोमोसोम नंबर देखना है, ठीक है। तो कॉटन का जो क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो होता है 52। कॉटन यूरी का पेड़ जो होता है उसमें 52 क्रोमोसोम्स होते हैं। पोटैटो की बात करें 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। पाइनएप्पल की बात करें 50 क्रोमोसोम्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। मैंगो 40, राइस 24, बीन 22। बीन मतलब, बीन किसे बोलते हैं, सोयाबीन जो होती है, और बीन सब्जी, बीन आती नहीं, सैम बोलते उसको, बीन बोलते हैं, हाँ बीन। तो ये प्लांट्स में डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं। तो ये एनिमल्स के क्रोमोसोम नंबर है, ये प्लांट्स के क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। अभी जाना नहीं है, इसमें 2-3 और लिख लो। अभी ये तो इतने इंपॉर्टेंट हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी और बता रहा हूँ। तो ये प्लांट्स, ये एनिमल्स, कुछ और लिख लो, ठीक है, नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं बताऊंगा ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म जिसमें अब तक के सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट होता है। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म भी है जिसमें 1260 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ये एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। विच ऑर्गेनिज्म हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 1260 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। कभी कभार पेयर्स में पूछ लेंगे, तो 1260 ना लिख के पेयर्स में लिखा होगा, तो आप लोगों को दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं कुछ और लिख रहा हूँ, आप लोग ऐसे ही लिख लेना। एक होती है हमारी फ्रूट फ्लाई, जिसको हम ड्रोसोफिला भी बोल देते हैं, ठीक है। एक होता है गार्डन पी, मटर का पेड़, ठीक है। इनमें हमें क्रोमोसोम नंबर देखना है। कॉर्न हो गया, टमाटो हो गया, ठीक है, टमाटो। लेपर्ड, एप्पल देख लो, एप्पल हो गया। लियोपर्ड हो गया। लेपर्ड माने वही होता है सर, बाघ। हाँ, चिंपैंजी, ठीक है, चिंपैंजी। और अडेर, टंग, अडेर, टंग, फर्न। तो इतने हमें और देखने हैं अभी। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अडेर, टंग, फर्न। अभी बताएंगे, हाँ सबसे ज़्यादा इसी में मिलते हैं, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अडेर, ADDER, टंग, TOUNGE, फर्न, FERN। ये प्लांट है, प्लांट का नेम है, प्लांट है ये, ठीक है।
तो फ्रूट फ्लाई जो होती है उसमें 8 क्रोमोसोम होते हैं, गार्डन पी में 14 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। कॉर्न जो होता है मक्का, उसमें 20 क्रोमोसोम होते हैं, टमाटो में 24 होते हैं, ठीक है। लेपर्ड में 26 होते हैं, एप्पल में 34 होते हैं, चिंपांजी में 48 होते हैं, चिंपांजी में 48 होते हैं, ह्यूमन बींग्स में 46 होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि हम बंदरों से मिलते जुलते हैं, हमारी हरकतें भी। किसमें? हाँ, लेकिन ये जानवर है, वो प्लांट है, ये एनिमल है, अलग अलग है कि नहीं है? हाँ, ठीक है। 48, तो चिंपांजी में 48 हैं, तो ये हम इसलिए बोला जाता है कि वी आर बिलोंग टू द वो मंकीज आर आवर पूर्वज, एंसेस्टर, क्योंकि हमारे क्रोमोसोम नंबर मिलते जुलते हैं 46 और 48। तो अब अडहेर टंग फर्न, इसमें होते हैं 1260 क्रोमोसोम्स। डॉल्फिन के भी सर 2 कम ही है। हाँ, मैमल्स में क्या है, जितने भी मैमल्स होते हैं वो आसपास रहते हैं, फिगर जो होता है वो आसपास रहता है, ठीक है। हाँ, डॉल्फिन में 44 होते हैं, हमारे में 46 होते हैं, तो वो उसमें हमसे कम है, ठीक है। हाँ, तो अडहेर टंग फर्न, जिसमें सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं 1260, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लेना इस पर और भूलना मत, अडहेर टंग फर्न, ठीक है। अब इसमें मोस्टली कौन सा पूछा जाता है? अडहेर टंग फर्न पूछ लेंगे, ये तो निश्चित है। अगर इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन आएगा तो ये ज़रूर पूछा जाएगा, अडहेर टंग फर्न, ठीक है। और सबसे कम वाला भी पूछ लिया जाता है, तो सबसे कम वाला अभी तक जो हमें मिला है वो है मॉस्कीटो का, 6 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो डीएनए का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। कल हम सेल के बारे में, सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे कि सेल कैसे डिवाइड करता है, यानी कि मियोसिस और माइटोसिस के बारे में देखेंगे। और हम कल कोशिश करेंगे कल ब्लड का भी ख़त्म कर लें, ब्लड ग्रुप के बारे में। तो आज के लिए इतना ही है, आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। थैंक यू।